Hello and welcome to SPM IS Academy. Today we'll analyze important newspaper articles of 25th May 2022. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. You can also join our WhatsApp group through the link given in the description section for more study materials. This is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper. And the first article is about 4th Quad Leaders Summit, and this topic is important from our syllabus GS paper 2 international relations point of view. सबसे पहले एक बार ब्रीफली रिवाइज कर लेते हैं अबाउट व्हाट इज़ क्वाड ग्रुप. पहले भी कई दफ़ा मैं आपको बता चुका हूँ, क्वाड इज़ एन इनफॉर्मल ग्रुपिंग. इट स्टार्टेड एज एन इनफॉर्मल ग्रुपिंग, अब तो ये फॉर्मलाइज हो रहा है. तो इट स्टार्टेड एज एन इनफॉर्मल ग्रुपिंग बिटवीन 4 कंट्रीज, यूएस, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया एंड जापान. तो अगर क्वाड की ओरिजिन देखें तो इट कुड बी ट्रेस्ड फ्रॉम अ स्पीच ऑफ फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ जापान शिंजो अबे दैट वाज डिलीवर इन 2007. तो 2007 में शिंजो अबे ने एक स्पीच डिलीवर किया था जहाँ पे उन्होंने कॉन्सेप्चुअलाइज किया था फॉर्मेशन ऑफ अ ग्रुप विच शुड कॉन्स्टिट्यूट दीज 4 कंट्रीज, जिसका मेन कंसर्न होना चाहिए इंडो पैसिफिक रीजन में किसी भी कंट्री के अग्रेशन को काउंटर करना. तो मुद्दा यह है, इस रीजन में तो अग्रेशन तो सिर्फ चाइना ही करता है. बिना चाइना का नाम लिए ये ग्रुप को प्रपोज किया गया और बिना नाम लिए भी एक ऑब्जेक्टिव बना दिया गया इस ग्रुप का कि चाइना को हमें काउंटर करना है, स्पेशली इन द इंडो पैसिफिक रीजन, क्योंकि चाइना बाय द बिगिनिंग ऑफ 21st सेंचुरी हैज़ बीन असर्टिंग इट्स पावर इन द इंडो पैसिफिक रीजन. इट इज़ bullying the other small countries, especially साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़, वियतनाम हो गया चाहे फिलीपींस हो गया, उनको चाइना थ्रेटन करता रहा है इस इंडो पैसिफिक रीजन कंट्रीज़ को. तो 21st सेंचुरी के बिगिनिंग से ही चाइना इज़ इमर्जिंग एज ए थ्रेट स्पेशली फॉर कंट्रीज़ ऑफ दिस पर्टिकुलर रीजन, एशिया पैसिफिक रीजन. मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, एशिया पैसिफिक माने वो कंट्रीज़ जो एशियन हैं लेकिन दोज हु हैव बाउंड्रीज इन द पैसिफिक ओशन. तो एशियन कंट्रीज हैविंग बाउंड्री इन द पैसिफिक रीजन आर नोन एज एशिया पैसिफिक कंट्रीज़. तो इन सारे कंट्रीज़ के ऊपर चाइना डोमिनेंस प्रैक्टिस कर रहा है राइट सिंस द बिगिनिंग ऑफ 21st सेंचुरी. और उस डोमिनेंस को काउंटर करने के लिए क्वाड ग्रुप प्रपोज किया गया बाय शिंजो अबे, द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ जापान, विदाउट प्रॉपरली नेमिंग चाइना, बाय प्रॉक्सी नेमिंग ऑफ चाइना. इट वॉज सेड कि लेट अस क्रिएट ए ग्रुप जिसका मेन पर्पस होना चाहिए टू काउंटर एनी काइंड ऑफ अग्रेशन इन एशिया पैसिफिक रीजन. तो अगर क्वाड की इवोल्यूशन को देखें तो 2007 से आप इसकी ओरिजिन को ट्रेस कर सकते हैं, लेकिन क्वाड कंटिन्यूड एज एन इनफॉर्मल ग्रुप, क्योंकि जो बाकी के कंट्रीज़ थे स्पेशली इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया, दे वर रिलक्टेंट टू फॉर्मलाइज क्वाड बिकॉज एज यू सी चाइना इज़ द लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर ऑफ इंडिया. Similarly, Australia also had a great or it till day has a huge trade relations with China. तो ये जो दोनों देश हैं इंडिया और ऑस्ट्रेलिया, वो चाइना के साथ अपने संबंध खराब नहीं कराना चाहते थे. और भले क्वाड में आप चाइना का नाम नहीं ले रहे हैं, येट क्वाड was seen right since the beginning or right since its conceptualization, क्वाड was seen as an anti-China grouping. और इसी कारण से इंडिया और ऑस्ट्रेलिया इसको पूरी तरह से फॉर्मलाइज या कंक्रेटाइज करना नहीं चाहते थे बिकॉज दे डिड नॉट वांटेड टू हैव अ हॉस्टाइल रिलेशंस विथ चाइना. इंडिया के लिए तो 2 फैक्टर, इकोनॉमिक फैक्टर और दूसरा सिक्योरिटी फैक्टर, कंसिडरिंग द लार्ज बाउंड्री दैट इंडिया शेयर्स विथ चाइना. ऑस्ट्रेलिया के लिए भी एक इकोनॉमिक फैक्टर था क्योंकि ऑस्ट्रेलिया एंड चाइना हैड ह्यूज ट्रेड रिलेशंस. लेकिन 2019-20 से ये सारे इक्वेशंस बिगड़ने लगे. 2020 में इंडिया और चाइना के बीच में कन्फ्रंटेशन हुआ गलवान वैली में, दैट लेड टू मर्टायर ऑफ आवर 20 सोल्जर्स फ्रॉम इंडियन साइड. उसी टाइम में ऑस्ट्रेलिया और चाइना के रिलेशंस भी काफ़ी ख़राब हो गए. ऑस्ट्रेलिया डिमांडेड फ्री एंड ट्रांसपेरेंट इंक्वायरी ऑफ ओरिजिन ऑफ कोरोना वायरस कि हाउ इट एग्जैक्टली स्टार्टेड, एंड चाइना कंसिडर्ड इट एज एन एलिगेशन अगेंस्ट चाइना कि उसने फैलाया पूरे दुनिया भर में कोरोना वायरस को. चाइना ओपनली थ्रेटेंड ऑस्ट्रेलिया. एक 14 पॉइंट का ओपन लेटर लिखा चाइना ने ऑस्ट्रेलिया को कि अगर तुम हमें इस तरह से हमारे ऊपर एलिगेशन लगाओगे तो हम तुम्हारे से ट्रेड सैंक्शंस लगा देंगे, तुम्हारे ऊपर मिलिट्री अटैक कर सकते. इस तरह के थ्रेटनिंग लेटर्स लिखे तो ओपन लेटर चाइना ने ऑस्ट्रेलिया के लिए. तो मुद्दा यह है कि 2020 से पहले तक इंडिया और ऑस्ट्रेलिया नहीं चाहते थे कि क्वाड फॉर्मलाइज हो, लेकिन 2020 के बाद से
चाइना ने इन दोनों ही देशों के साथ अपने रिलेशंस ख़राब कर लिए। जापान और यूएस तो पहले से ही काफ़ी ज़्यादा एंटी चाइना थे और उसके बाद से बिगिनिंग हुआ फॉर्मलाइजेशन ऑफ क्वाड। क्वाड की फॉर्मल मीटिंग्स होनी शुरू हुई, फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग शुरू होनी हुई अलग अलग लेवल पे। जो फॉर्मल जो लीडर्स हैं डिप्लोमेट्स से उनकी मीटिंग शुरू हुई एंड दिस इज़ हाउ फॉर्मलाइजेशन ऑफ क्वाड स्टार्टेड। तो इस 2020 के बाद के क्वाड को हम लोग क्वाड 2.0 नाम से भी बुलाते हैं बिकॉज ऑफ इट्स फॉर्मल स्ट्रक्चर। अभी उसी फॉर्मलाइजेशन के दौरान अब क्वाड की जो लीडर्स की 4th समिट हुई है। इससे पहले लीडर्स डायरेक्टली नहीं मिलते थे। 2020 से पहले लीडर्स सीधा सीधा डायरेक्टली नहीं मिलते थे बिकॉज इट वॉज अ इनफॉर्मल प्लेटफॉर्म, बट नाउ इट हैज़ बिन फॉर्मलाइज्ड एंड 4th क्वाड लीडर समिट हैज़ बिन रिसेंटली हेल्ड इन टोक्यो, जापान। इनफैक्ट इट इज़ सेकेंड इन पर्सन समिट बिकॉज पहले जो 2 समिट हुए थे वो वर्चुअल फॉर्मेट में हुए थे बिकॉज ऑफ कोविड पैंडेमिक। तो इट इज़ सेकेंड इन पर्सन समिट ऑफ क्वाड सिक्योरिटी डायलॉग, जिसको शॉर्ट में हम लोग क्वाड कहते हैं। तो इस 4th समिट के अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंट डिसीजंस लिए गए हैं उनको एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले तो एक 50 बिलियन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर असिस्टेंस इन्वेस्टमेंट की बात की गई है इन द इंडो पैसिफिक रीजन फॉर द नेक्स्ट 5 ईयर्स। तो इस एरिया में इंडो पैसिफिक रीजन में $50 बिलियन का इन्वेस्टमेंट किया जाएगा इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट के लिए, पोर्ट वगैरह बनाए जाएंगे। सो दिस infrastructural assistance and investment could be seen as counter to China's One Belt One Road initiative। इसके अलावा दूसरा इनिशिएटिव है क्यू-चैम्प। क्यू-चैम्प का फुल फॉर्म है क्वाड क्लाइमेट चेंज अडेप्टेशन एंड मिटिगेशन पैकेज। इसका मेन पर्पस है कि इंडो पैसिफिक रीजन में क्लाइमेट एक्शन को काउंटर किया जाए, मिटिगेट और अडेप्ट किया जाए। तीसरा है क्वाड फेलोशिप दैट विल ब्रिंग 100 स्टूडेंट्स फ्रॉम 4 कंट्रीज टू द US each other to pursue graduate degrees in STEM साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग एंड मैथ्स। ये फुल फॉर्म होता है STEM का। तो 100 स्टूडेंट्स 4 देशों से मिला करके US में भेजे जाएंगे वहाँ पे पढ़ाई करने के लिए अंडर दिस न्यू इनिशिएटिव। लॉन्च ऑफ इंडो पैसिफिक पार्टनरशिप फॉर मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस IPMDA फॉर कॉम्बैटिंग इलीगल फिशिंग। इसी को 2-3 दिनों पहले मैंने न्यूज़पेपर एनालिसिस में कराया था कि इंडिया के अंदर जो सेंटर है इंडियन फ्यूजन सेंटर IFC ऑफ इंडियन ओशन रीजन IFCIOR, उसका इस्तेमाल करेगी क्वाड ग्रुप टू काउंटर इलीगल फिशिंग इन द एशिया पैसिफिक रीजन। और इलीगल फिशिंग एशिया पैसिफिक रीजन में सबसे ज़्यादा चाइना करता है। तो उसके लिए ये अवेयरनेस प्रोग्राम चलाया गया है इंडो पैसिफिक पार्टनरशिप फॉर मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस इनिशिएटिव, जिसमें इंडिया का IFCIOR सेंटर का इस्तेमाल किया जाएगा फॉर सर्विलेंस एंड ट्रैकिंग ऑफ द एशिया पैसिफिक रीजन। उसके अलावा Quad partnership in humanitarian assistance and disaster relief HADR in the Indo-Pacific region. These are the 5 initiatives taken in the recent 4th Quad Leaders Summit. And the next article is about bridge by China on Pangong Tso Lake. And this topic is again important from our syllabus GS paper 2 international relations point of view. सबसे पहले आप देखिए about this Pangong Tso Lake. तो ये लद्दाख रीजन में है ये पैंगोंग सो लेक। ये आप देख सकते हैं इस पैंगोंग सो लेक से एक नदी निकल करके आती है सियोक रिवर। दिस सियोक रिवर इज़ राइट हैंड साइड ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस रिवर। तो इंडस को ये राइट हैंड साइड से जा कर के मिलती है। अब ये पैंगोंग सो लेक को अगर आप ध्यान से देखें तो ये कुछ इस तरीके का दिखता है, थोड़ा सा ऐसे इलोंगेटेड स्ट्रक्चर है इसका। वैसे तो यहाँ पे पॉइंटेड दिख रहा है लेकिन रियल सेंस में ऐसा कुछ इलोंगेटेड स्ट्रक्चर है पैंगोंग सो लेक। इस पैंगोंग सो लेक से नॉर्थ साइड में आप देखें तो इस तरह के माउंटेन रीजेज हैं, माउंटेन रीजेज, और टोटल इस तरह के 8 रीजेज हैं जिसको मिला कर के 8 फिंगर्स कहा जाता है, 8 फिंगर्स। और ये जो 8 फिंगर्स हैं दे आर द एंड रीजन ऑफ और एंड पॉइंट ऑफ काराकोरम रेंजेज। तो काराकोरम माउंटेन रेंजेज ऐसे अपर नॉर्थ गिलजित बल्तिस्तान रीजन से आते हुए काराकोरम रेंजेस यहाँ आकर के ऐसे यहाँ आकर के ख़त्म होती हैं पैंगोंग से लेक के ऊपर ऊपर। तो काराकोरम रेंज यहाँ आकर के ख़त्म होती हैं। तो जैसे हमारे हाथ हैं उसके इट एंड्स विद 5 फिंगर्स। काराकोरम रेंजेस कम्स एंड एंड्स विद दिस 8 फिंगर्स जस्ट अबव पैंगोंग सो लेक। आई होप यू आर एबल टू विजुअलाइज। तो ये जो माउंटेन रीजेज हैं दे आर एंड ऑफ काराकोरम रेंजेस और इसमें टोटल 8 फिंगर्स हैं।
ये रीजन्स को फिंगर्स नाम से बुलाया जाता है, 8 फिंगर्स। तो फिंगर नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8, ये जो पूरा एरिया है ये इंडिया को बिलोंग करता है और यहाँ से कहीं से लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल होता है, LAC। तो ये पूरा का पूरा एरिया, ये जो 8 फिंगर्स हैं इंडिया को बिलोंग करते हैं, लेकिन ऑन ग्राउंड चाइना इज़ हैविंग कंट्रोल ओवर दिस रीजन। तो ये फिंगर नंबर 1 2 3 4 5 इंडिया के कंट्रोल में है, जबकि फिंगर नंबर 5 6 7 8 अभी भी चाइना के कंट्रोल में, जबकि LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यहाँ से है। यानी कि ये जो एरिया चाइना ने एक्वायर कर रखा है ये इलीगल तरीके से एक्वायर कर रखा है। तो ध्यान से देखिए, ये फिंगर नंबर 1 2 3 4 होना तो चाहिए, 8 फिंगर हमारा, ये पूरा एरिया जो है हमारा होना चाहिए। दिस इज़ द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल और इसके इस साइड का पूरा एरिया हमारा होना चाहिए, लेकिन यहाँ फिंगर नंबर 8 से लेकर के फिंगर नंबर 4 तक चाइना यहाँ पे कंट्रोल जमाए बैठा है, 8 किलोमीटर अंदर तक घुस आया है। तो ऑन ग्राउंड वी आर हैविंग कंट्रोल ओनली ऑन फिंगर नंबर 1 to 4, जबकि फिंगर नंबर 5 to 8 इज अंडर कंट्रोल ऑफ चाइना एंड हियर वी हैव LAC, यानी कि ऑफिशियली यहाँ से होना चाहिए। अब ये जो करंट न्यूज़ है ये इससे थोड़ा दूर, LAC से लगभग 20 किलोमीटर दूर, ये जो फिंगर नंबर 8 है जहाँ से LAC गुजरता है उससे लगभग 20 किलोमीटर ईस्टर्न साइड में यहाँ से कहीं से रिलेटेड है। यहाँ पे खुमाक फोर्ट के पास चाइना ब्रिज बना रहा है ओवर दिस लेक, पैंगोंग सो लेक, ये ब्रिज बना रहा है। तो यहाँ पे ऑलरेडी एक ब्रिज था, छोटा सा ब्रिज था, अब चाइना दूसरा ब्रिज यहाँ पे बना रहा है जिससे रिलेटेड ये आर्टिकल है। तो देखिए, अकॉर्डिंग टू दिस आर्टिकल, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स हैज़ कन्फर्म्ड दैट चाइना इज बिल्डिंग ए सेकेंड ब्रिज ऑन पैंगोंग सो लेक। तो देखिए, ये है LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, फिंगर नंबर 8 के बगल में, यहाँ से यहाँ तक फिंगर नंबर 8 से फिंगर नंबर 4 के बीच का जो एरिया है वो इंडिया को बिलोंग करना चाहिए, लेकिन पीपल्स लिबरेशन आर्मी ऑफ चाइना इज होल्डिंग दिस एरिया इलीगली। और इस 8 नंबर फिंगर के लगभग 20 किलोमीटर ईस्ट पे चाइना ब्रिजेज बना रहा है। तो ऑल्दो दिस ब्रिज इज बीइंग बिल्ट इन द टेरिटरी ऑफ चाइना ओनली, बट ये इंडिया के लिए एक मैटर ऑफ कंसर्न है। क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी एक ब्रिज था, वो पतला सा ब्रिज था, अब डबल एक काफ़ी मजबूत लगभग 10 फीट वाइड ब्रिज बना रहा है चाइना। इससे होगा क्या, इंडिया के लिए क्यों ये एक स्ट्रेटजिक थ्रेट है, क्योंकि इन केस ऑफ एनी कन्फ्रंटेशन इन दिस रीजन, ये गलवान वैली वाले कन्फ्रंटेशन में भी इस टाइम में भी इस एरिया में कन्फ्रंटेशन हुआ था, फिंगर्स रीजन में कन्फ्रंटेशन हुआ था इंडियन और चाइनीज़ सोल्जर्स के बीच में। तो कभी भी किसी भी कन्फ्रंटेशन के दौरान ये जो ब्रिजेज हैं इसका इस्तेमाल करके चाइनीज़ सोल्जर्स बहुत आराम से अपने आप को मोबिलाइज कर सकते हैं और यहाँ पहुँच सकते हैं और इंडियन फोर्सेस के लिए थ्रेट क्रिएट कर सकते हैं। पहला जो ब्रिज था काफ़ी पतला था, दूसरा ब्रिज काफ़ी मजबूत और वाइड बनाया गया जिससे लार्ज अमाउंट ऑफ आर्टिलरी या चाइनीज़ सोल्जर्स को मोबिलाइज किया जा सकता है। जो फर्स्ट ब्रिज अभी नाउ भारत सरकार का ऐसा मानना है कि पहला ब्रिज जो है वो खाली मेंटेनेंस पर्पस के लिए बनाया गया, कि दूसरे ब्रिज को मेंटेन करने के लिए साइड से पहला ब्रिज बनाया गया। अदरवाइज द सेकेंड ब्रिज इज बीइंग यूज्ड विथ सम स्ट्रेटेजिक significance. The next article is about draft notification for e-waste, and this topic is important from our syllabus GS paper 3 science and technology point of view. सबसे पहले समझते हैं e-waste होता क्या। e-waste का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, and this term is used to describe old and discarded electronic appliances. जैसे इस तरह के इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेज हैं, रेडियो, टीवी, VCR, इन सब को हम लोग ई-वेस्ट कहते हैं। ई-वेस्ट के साथ प्रॉब्लम क्या है कि अगर इनको हम ठीक से डिस्पोज ना करें तो इन सब के अंदर कुछ कुछ इस तरह के एलिमेंट्स या मेटल्स होते हैं जो जा कर के बारिश के बाद जा कर के ग्राउंड वाटर से मिल जाएंगे और ग्राउंड वाटर से फिर वो हमारे बॉडी में इकट्ठा हो सकते हैं और बॉडी में बायो एक्यूमुलेशन होते होते वो हमारे बॉडी पे कई सारे निगेटिव इम्पैक्ट कर सकते हैं। जैसे सेलेनियम, कैडमियम, ये सब, आर्सेनिक, ये सब होता है इसमें जो यहाँ से ग्राउंड वाटर में मिल सकता है। और ई वेस्ट से अगर उसको ठीक से डिस्पोज ना किया गया तो हमारे बॉडी के लिए कई सारे निगेटिव इम्पैक्ट कर सकता है। पीटी पर्सपेक्टिव से याद रखिएगा, द फर्स्ट ई वेस्ट क्लिनिक फॉर सेग्रीगेटिंग, प्रोसेसिंग एंड डिस्पोजल ऑफ वेस्ट फ्रॉम हाउस होल्ड एंड कॉमर्शियल यूनिट्स हैव बीन एस्टैब्लिश्ड इन
भोपाल, मध्य प्रदेश। अब ई वेस्ट को किस तरह से टैकल करना है, किस तरीके से इनको डिस्पोज करना है, इसके लिए एक रूल्स बनाई थी भारत सरकार ने, भारत सरकार की मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। दिस रूल वाज मेड इन 2016। ये जो करंट न्यूज़ है वो इसी से रिलेटेड है। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने एक नया रूल प्रपोज किया है। अ ड्राफ्ट रूल हैज़ बिन ब्रॉट फॉर मैनेजमेंट एंड सेग्रीगेशन ऑफ ई वेस्ट। It is expected that the new draft rules will come into effect from August 2022। तो पुराना सबसे पहले रूल्स बनाए गए ई वेस्ट को मैनेजमेंट के लिए 2016 में, उसको अमेंड किया गया 2018 में। नाउ ए न्यू रूल हैज़ बिन प्रपोज्ड एंड इट मे कम इनटू इफेक्ट इन अगस्त 2022। क्या है न्यू ड्राफ्ट रूल्स, इनको ज़रा देखते हैं। तो एज पर द न्यू ड्राफ्ट रूल्स ऑफ ई वेस्ट, द मेकर्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक गुड्स have to ensure that at least 60% of their electronic waste is collected and recycled by 2023। तो जितना भी आप ई वेस्ट बना रहे हैं, जितना भी आप इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स बना रहे हैं, जो भी मेकर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक गुड्स हैं, जितना भी इलेक्ट्रॉनिक गुड्स बना रहे हैं, उनको ये इंश्योर करना है कि उसका कम से कम 60% इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट जो है वो रिसाइकल कर दे बाय 2023। तो जितने भी इलेक्ट्रॉनिक गुड्स बनाए उसका 60% उनको रिसाइकल कर देना बाय 2023। अगले साल से टारगेट बढ़ के 2024 में उनको 70% तक रिसाइकल कर देना है और 2025 में उनको 80% तक इलेक्ट्रॉनिक गुड्स जो बना रहे हैं, अगर वो वेस्ट में कन्वर्ट हो जाता है तो उसको उनको रिसाइकल कर देना है। तो फर्स्ट प्रोविजन इज रिगार्डिंग रिसाइकलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट कमिंग फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक गुड्स मैन्युफैक्चरर। 60% इन 2023, 70 इन 2024 एंड 80 इन 2025। उसके अलावा द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेड इन सर्टिफिकेट हैज़ बीन ऑल्सो इंट्रोड्यूस्ड फॉर ई वेस्ट। तो जैसे आपने कार्बन क्रेडिट कॉन्सेप्ट जरूर सुन रखा होगा क्योटो प्रोटोकॉल के टाइम में, कि हर एक कंट्री के लिए जो Annex 1 कंट्रीज़ थे उनके लिए टारगेट्स थे, और उस टारगेट को मीट वो नहीं कर पाते तो उनको फॉरेन दूसरे देश से जो उस टारगेट को मीट कर चुका है अच्छे से, वहाँ से वो कार्बन क्रेडिट खरीद सकते थे। लेकिन मान लीजिए कि आप 100 टन कार्बन इमिट कर सकते हैं और आपका जो पड़ोसी है वो भी 100 टन इमिट कर सकता है, लेकिन उसने सिर्फ 80 किया और आपने 120 किया, तो आपको उससे 20 यूनिट कार्बन क्रेडिट खरीदना होगा। ऐसा होता है कार्बन क्रेडिट का कॉन्सेप्ट। उसी तरीके का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया है ई वेस्ट के लिए भी। अब मान लीजिए कि किसी एक इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरर को 70% रिसाइकल करना है 2024 तक, लेकिन वो बेचारा बस 60% कर पाया है। लेकिन कोई दूसरा उसका इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरर 70% करना था लेकिन उसने 80% कर लिया, तो जिसने ज़्यादा रिसाइकल कर लिया है उसको एक क्रेडिट मिलेगा, ई वेस्ट मैनेजमेंट या रिसाइकलिंग क्रेडिट सर्टिफिकेट मिलेगा, और वो इस क्रेडिट सर्टिफिकेट को मार्केट में बेच सकता है उनको जिन्होंने अपने टारगेट को मीट नहीं किया है। कंपनीज विल हैव टू पे इन्वायरमेंटल कंपनसेशन फॉर मिस्ड टारगेट्स। अगर टारगेट आप मिस कर गए और मार्केट से आप खरीद भी नहीं पा रहे हैं ई वेस्ट सर्टिफिकेट, तो फिर आपको कंपनसेशन भरना पड़ेगा। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड विल कीप सर्वेलेंस ओवर इलेक्ट्रॉनिक कंपनीज की वो अपना टारगेट मीट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के बारे में जरा देख लेते हैं। इट इज ए स्टैट्यूटरी बॉडी, मतलब अ बॉडी क्रिएटेड एज पर ए लॉ, और जिस लॉ से इसको बनाया गया उसका नाम है वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1974। तो 1974 में इसको बनाया गया CPCB को। बाद में एयर प्रिवेंशन कंट्रोल एंड पॉल्यूशन एक्ट 1981 के अंतर्गत इसको और कुछ पावर्स दे दिए गए, लेकिन एसेंशियली इट वाज क्रिएटेड इन 1974 अंडर वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल पॉल्यूशन एक्ट। इसका मुख्य काम होता है टेक्निकल सजेशंस एंड सर्विसेज प्रोवाइड करना टू मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। तो उनको टाइम टू टाइम जो भी टेक्निकलिटीज़ की रिक्वायरमेंट होती है वो CPCB सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड प्रोवाइड करता है। इस टॉपिक के बेसिस पे ये प्रॉब्लम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट अनप्रेसिडेंटेड प्री मॉनसून डिवास्टेशन इन असम। ये टॉपिक मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट है। कल से जो APSC CC इंटरव्यूज स्टार्ट हो रहे हैं उन कैंडिडेट्स के लिए एक सवाल जो आप सबसे पूछा जा सकता है कि अभी तो मॉनसून शुरू भी नहीं हुआ असम में, और अभी से इतना क्यों फ्लड आ रहा है, क्यों इतना डिवास्टेशन हो रहा है। तो इसमें आपको कुछ अगर डाटा मिल जाए तो आप इसको बेहतर तरीके से आंसर कर सकते हो। तो सुनिए, देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि द मॉनसून तो हर साल डिस्ट्रक्शन लाता ही है हमारे स्टेट असम में, वो तो हम जानते हैं, लेकिन दिस ईयर मॉनसून आर येट टू अराइव, येट असम हैज़ बिन बेसेड बाय फ्लड एंड लैंडस्लाइड दैट हैज़ लेफ्ट 15 पीपल किल्ड सो फार एंड 7 लाख पीपल अफेक्टेड। जबकि अभी मॉनसून आया भी नहीं है।
अगर डीमा हसाओ की बात की जाए तो मैंने आपको बताया कि कैसे वहाँ पे 1000 करोड़ का नुकसान हुआ है, कम से कम 2 साल लगेंगे बेसिक नॉर्मल लाइफ पूरी तरह से रिटर्न होने में। इतना डिवास्टेशन हुआ है डीमा हसाओ में, और आप देखिए तो अभी तक मॉनसून भी शुरू नहीं हुआ है। सो व्हाट आर द फैक्टर्स बिहाइंड सच एन अनप्रेसिडेंटेड प्री मॉनसून डिवास्टेशन? उसके पीछे एक और एकमात्र कारण बता रहे हैं इन्वायरमेंटलिस्ट, जैसे आप देख सकते हैं डॉक्टर DC गोस्वामी, हु इज एन इन्वायरमेंटलिस्ट फ्रॉम असम एंड रिटायर्ड प्रोफेसर ऑफ हाइड्रोलॉजी फ्रॉम गुवाहाटी यूनिवर्सिटी। उनका मानना है कि दिस अनप्रेसिडेंटेड डिवास्टेशन इन प्री मॉनसून टाइम कैन बी ओनली एट्रीब्यूटेड टू क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज ही एकमात्र कारण है। क्लाइमेट चेंज के कारण ही रेनफॉल का पैटर्न अनप्रेडिक्टेबल होता जा रहा है। तो ये भी आपको भी अपने इंटरव्यू में बस यही बोलना है, और अगर आपको अपने आंसर को और ज़्यादा ग्रेविटी देनी है तो आप नाम भी ये कोट कर सकते हैं कि सर डॉक्टर DC गोस्वामी, अ वेरी रिनाउंड एनवायरमेंटलिस्ट एंड हाइड्रोलॉजिस्ट फ्रॉम असम, रिटायर्ड प्रोफेसर ऑफ गुवाहाटी यूनिवर्सिटी, उनका कहना है कि दिस डिवास्टेशन इज जस्ट बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज। आप डाटा भी कुछ याद रख सकते हैं। 1 मार्च से लेकर के 20 मई तक इन जनरल आसाम में ऑन एन एवरेज 434.5 मिलीमीटर रेनफॉल होता है, लेकिन इस साल हुआ है 719, विच इज़ 65% मोर देन नॉर्मल, और इसी कारण से इतना डिवास्टेशन हुआ। अगर मेघालय की बात की जाए तो वहाँ पे तो और ज़्यादा डिवास्टेशन हुआ, वहाँ पे एवरेज से 137% ज़्यादा बारिश हुई है। कल जो हमने आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था उसका आंसर देख लेते हैं। आशा वर्कर्स विल बी ट्रेन टू वर्क एज एन इंटरफेस बिटवीन कम्युनिटी एंड पब्लिक हेल्थ सिस्टम, एब्सोल्युटली करेक्ट, and must be ASA workers primarily be women resident of a village, preferably between age group of 25 to 45, absolutely correct. So both statements are correct. Monkeypox, it is not bacterial, it is viral disease, it causes swelling of lymph nodes, it is correct. So the correct answer is option B. West Texas Intermediate is associated with crude oil. That's all from our side for today. Thanks for watching.